सबसे पहले तो पीटीआई की पॉलिटिक्स जिस तरह से इवॉल्व की है, मुज़ाकरात की पूरी एक्सरसाइज़ होती है जो कि फ्यूटाइल साबित होती है। और इसके बाद आर्मी चीफ़ को जो 2 ख़त लिखे गए, तीसरा ख़त लिखने की बात की जा रही है। इसमें वजह यही है कि ख़ान साहब ने भी ये कहा कि जमहूरी रास्ते जो थे वो हमने आज़मा कर देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये ख़त लिखने से ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर सारे एवेन्यूज़ लेट्स से प्रोविंशियल असेंबली तहरीक-ए-इंसाफ के एक पास मौजूद है, पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम अगर वहाँ पर उस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लेटर लिखने से क्या अचीव होगा? लेटर लेटर लिखने से पहली बात तो ये अचीव हो रही है कि आप टीवी प्रोग्राम पे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, यानी इसका मतलब कि उस ख़त के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है, और उन्होंने आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रहकर जितने भी एवेन्यूज़ उनको मिल सकते हैं उसको इस्तेमाल करना है इशू को ज़िंदा रखने के लिए, और मुल्क के अंदर सियासी दबाव रखने के लिए। तो उसमें से एक तरीका ये है कि अवाम के अंदर इमरान खान का बयानिया आता रहे। शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया तहरीक इंसाफ के पास यही है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम में आए। उसके लिए उन्होंने ये ख़त का ज़रिया अपनाया हुआ है। तो मतलब स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आती है बात कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुंदरजात के ऊपर बहस हो सकती है कि उससे उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन ख़त का इस्तेमाल या एक ओपन ख़त का इस्तेमाल जो पब्लिक के अंदर आए, फिर उस मौज़ूए बहस बने, अटेंशन उससे आए, वो तो बात समझ में आती। ठीक है। असद साहब, इसके अलावा जो एक हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर ख़ान साहब की तनकीद रहा करती है कि फ़िलवक़्त जो है वो एक पपेट गवर्नमेंट इन प्लेस है। जो क्रिटिक्स हैं वो ये समझते हैं कि इसी निज़ाम को तक़वियत दी थी जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने, और इसमें मुख्तलिफ़ मिसालें भी मौजूद हैं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर जो कुछ हुआ, उसको जिस तरह जस्टिफ़ाई किया जा रहा था वो भी मौजूद है। तो अब आकर ये अपॉर्चुनिज़्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि अपोज़िशन में जो भी जाता है, नज़रियाती बातें तो हो जाती हैं अपोज़िशन में बैठ के, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो सियासी बयानिया, वो एजेंडा, वो सब पीछे रह जाता है। जिस तरह वोट को इज़्ज़त दो, नून लीग के लिए इस वक़्त कहीं दिखाई नहीं देता। जी, ये एक हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी पार्टीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम भी करती हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद भी करती हैं। मेरे ख़्याल में कोई भी पाकिस्तानी ज़ी-शोर पाकिस्तानी जो समझता है पाकिस्तान को कि एक मल्टी एथनिक, यानी कई ज़ुबानें बोलने वाला मुल्क है, एक जमहूरी अमल से पैदा हुआ था। तो जमहूरियत तो वाहिद रास्ता है, और फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ़ गुज़रे हैं, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन होता रहा है, और आज भी नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ से अगर आपने हल निकालना है, तो फिर सबको साथ मिलके बैठ के ये मानना पड़ेगा कि किसी ने खराबी के अंदर थोड़ा हिस्सा डाला होगा, किसी ने बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला होगा। लेकिन जब तक अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ ना करें, और कोई ऐसे हल की तरफ ना जाएं तो जो फिर वक्ती तौर पे ना हो, जिसकी वक्ती ज़रूरत फ़ायदा निकलता हो, सिर्फ वो उस पे इत्तेफ़ाक ना करे, बल्कि तमाम फ़रीक उसके ऊपर इत्तेफ़ाक करें। मेरे ख़्याल में वही एक रास्ता है आगे निकलने का। असद साहब, इसके अलावा जो पीटीआई की जो एक पॉपुलर मूवमेंट थी 2012 के बाद से, जो एस्केलेट की, तो उससे पहले जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मुल्क में, 2 पॉलिटिकल फोर्सेस थीं, उन्होंने कुछ चीज़ें तय की, उस पे अमल कितना हुआ वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अब आकर जब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की जाए, जो कि मेरे नज़दीक तो ज़रूर होना चाहिए, अगर ऐसे ममालिक जहाँ पर जंग हुई वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? उस पर अब व्यू पॉइंट ये होता है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कहीं भी एसोसिएट कर लिया पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ, बेशक वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही क्यों ना हो, तो उसका मतलब ये है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो गेन ही इसीलिए किया कि बाकी तमाम जमातों में बैठने वाले लोग चोर हैं। आपको लगता है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा बैठना चाहिए, वो पीटीआई के लिए पॉसिबल था कभी या अब होगा आगे? ये अच्छा सवाल है। ज़रा सा इसका तज़िया करते हैं कि तहरीक इंसाफ, ये बहुत बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत से जो हैं वो भी साथी यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अगर इनके साथ साथ बैठी हुई नज़र आएगी तो उससे
नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा बयानिए को। मैं इस बात को नहीं मानता। तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ पर बैठ के ये नहीं कहेगी कि ये लोग, ये सियासी पार्टियाँ जिनके साथ हम बैठे हुए हैं एक सियासी हल निकालने के लिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे ख़्याल में इन्हीं को इक़्तिदार के अंदर होना चाहिए, या चलें अगर इक़्तिदार में ना होना चाहिए, लेकिन ये दूध से धुले हुए बड़े अच्छे लोग हैं। अगर तहरीक-ए-इंसाफ का मानना ये है कि उन लोगों के अंदर चोर और डाकू बैठे हुए हैं, तो उस बयानिए से हटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ फ़र्क जो लाने की ज़रूरत है वो ये है कि एक ऐसे निज़ाम की बात हो जिस निज़ाम में जो कोई भी चोरी करे, जो कोई भी डाकू हो वो ना बच पाए, चाहे वो हम में से हो या उनमें से हो। अ, सियासतदान का किसी भी अच्छे इंसाफ पर मबनी निज़ाम के अंदर सियासतदान के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो फ़ैसला करे कि कौन जेल में जाएगा कि कौन नहीं जाएगा। पार्लिमान में बैठने की बिल्कुल। किसको इजाज़त होनी चाहिए? सिर्फ़ 2 फ़ोरम हैं जहाँ से ये इजाज़त मिल सकती है। पहला सबसे अहम, वोट के ज़रिए अवाम फ़ैसला करेंगे कौन पार्लियामेंट में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने चोरी की है, तो वो अदालती निज़ाम जो है वो फ़ैसला करेगा। ये दूसरी सियासी पार्टियाँ नहीं फ़ैसला कर सकती कि किसने आना है कि नहीं। वो अपनी राय ज़रूर रख सकती हैं, वो अपनी राय का इज़हार खुल के कर सकती हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जब अवाम ने वोट डालकर भेज दिया, अब ये इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन अवाम के वोट से आया हुआ और कौन नहीं आया हुआ। मैं मजमूई तौर पे उमूमी तौर पे एक बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, दूसरी जो है ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मेरे ख़्याल के अंदर तो बहुत आपने अहम नुक्ता इसके अंदर रेज़ किया है। जो पिछला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसके अंदर 2 मसाइल पैदा हुए। पहली बात तो अवाम के अंदर ये तासुर आया कि ये जो 2 पार्टी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का लुब्बे-लुबाब लोगों को ये समझ में आया, मैं तुम्हारी चोरी माफ़ कर दूँगा, तुम मेरी चोरी माफ़ कर देना, और दोनों जो है हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। सो अवाम के अंदर जो बयानिया गया उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो बहुत ही मनफ़ी गया। और दूसरी जो अहम पेशरफ्त हुई कि उस वक़्त 2 बड़ी सियासी पार्टियाँ थीं जिनके दरमियान ये माहिदा तय पाया, और उसके बाद एक तीसरी कुव्वत इमर्ज की और वो सबसे बड़ी कुव्वत बन गई, और वो तहरीक-ए-इंसाफ है, जो उसका हिस्सा नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में अब इन्हीं पुरानी पार्टियों को और इस नई ताकत को, सबसे बड़ी ताकत मेरे ख़्याल में जो सियासी ताकत है, तहरीक-ए-इंसाफ, उनको साथ बैठ के एक नए चार्टर की तरफ हाँ। काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत एसेंशियल है कि ये उसी प्रोसेस को जॉइन करे पीटीआई भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक़्त मुज़ाकरात का आगे ना बढ़ पाना, क्योंकि पीटीआई ने विथड्रॉ कर लिया, ये कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं दिया जा रहा, ये किसके इंटरेस्ट में नहीं है? एक तरफ हुकूमत को इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, इकॉनमी अगर सफ़र कर भी रही है, वैसे गवर्नमेंट तो नहीं मानती, वो तो ये कह रहे हैं कि $3 अरब हमें ज़्यादा मिला है जनवरी 25 में एज़ कम्पेयर टू जनवरी 24, अगर रेमिटेंस की बात करें। वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है, मुल्क में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। दैट असाइड, अगर ये सारी रेजिस्टेंस पीटीआई की हुकूमत मिल बैठ कर ख़त्म कर दे, उनका भी फ़ायदा है। तहरीक-ए-इंसाफ ज़ेर-ए-अताब है, उसका भी फ़ायदा है। तो फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ा प्रोसेस? ये किसका दरअसल कसूर है? कौन कल्प्रिट है, जिसने मुज़ाकरात को स्टॉल किया?